Welcome back to the second lecture, ladies and gentlemen. And as we discussed in the first lecture, the topic was cell cycle. The chapter was cell cycle, and आप देख सकते हैं the chapter is cell cycle. So this is our chapter number 5, which is cell cycle. और आज हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करेंगे एंड इसके बाद तकरीबन को 4 लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इसको टाटा फिश कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे. तो बेसिकली आई होप सो कि आप इससे पिछला वाला लेक्चर देख के आएंगे, बिकॉज उसमें वो तमाम चीज़ें जो इसको या फिर इस चैप्टर के अंदर जितना भी कुछ मटेरियल है, कंटेंट है, उसको समझने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो तमाम की तमाम फंडामेंटल बातें वहाँ डिस्कस हो गई हैं, दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं होंगी. तो हम बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे और शायद इतनी इन डेप्थ बातें भी ना करें, बिकॉज हम ये मान के चलेंगे कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वी हैव वॉच्ड दैट लेक्चर. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सेल साइकिल. अच्छा, अब सेल साइकिल होती क्या है, या मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ना. एज वी नो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक आपके पास सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उसका जीनोम होता है, राइट. एंड एज वी नो कि आफ्टर ग्रोथ जिस तरह से लाइफ का सेकंड कैरेक्टर था कि ये सेल क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, मीन्स इट विल फॉर्म टू न्यू सेल्स, दो नए सेल बनाएगा. और उन दोनों नए सेल्स को हम लोग नाम देते हैं किसका, डॉटर सेल्स का. यानी कि अगर ये आपके पास पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, तो दो नए सेल बनेंगे. जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होगा और जो दो नए सेल बनेंगे उन दोनों को, मतलब इसको भी और इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, दीज आर डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स. ये पूरा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं. अब एक सेल के डिवाइड होकर आने से, बिकॉज देखें ये सेल आया है ना, तो कोई ना कोई सेल तो डिवाइड हुआ होगा जिसकी डिवीजन से ये पेरेंट सेल बना होगा ना. बिकॉज हमने देखा था कि हर डॉटर सेल पेरेंट सेल बनता है, यानी कि हर पेरेंट सेल पहले क्या होता है, डॉटर सेल. तो जब कोई सेल डिवाइड होकर ये सेल बना होगा पेरेंट सेल, तो उस सेल के बनने से, यानी कि उस डॉटर सेल के बनने से, यानी कि जब ये सेल पहली मर्तबा एक पेरेंट सेल के टूटने से बना था या डिवाइड होने से बना था, उस पॉइंट से लेकर इसके दोबारा डिवाइड होने तक जितना भी कुछ ये सेल अपना फंक्शन, अपना स्ट्रक्चर, कुछ भी ये काम करेगा, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि वो है आपकी सेल साइकिल. और अगर आप लोग इस वर्ड की कंपोजिशन पे गौर करें तो सेल साइकिल, यानी कि सेल है विच मीन्स सेल डेफिनेटली, एंड साइकिल मीन्स कि कुछ घूम रहा है. क्या घूम रहा है, देखें ये आपके पास उस सेल साइकिल की ओवरऑल एक ओवरव्यू वाली डायग्राम है, जिसके अंदर आपको वो तमाम प्रोसेस स्टेप वाइज बताए गए हैं कि क्या क्या फेजेस एक सेल की लाइफ के अंदर आते हैं, द मोमेंट इट कम्स इनटू इट्स एग्जिस्टेंस एंड द मोमेंट इट डिवाइड्स, यानी कि उसके बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक. मतलब कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक नया सेल अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो स्टार्ट करता है, ठीक. और ये पूरा यहाँ से होता हुआ यहाँ होता है पहले, मतलब जब यहाँ पर G1 फेज के पास आता है तो थोड़ा सा ये ग्रो कर जाता है, ठीक है. जब S फेज के बाद आता है तो उसमें कुछ और चेंजेस हो जाते हैं. वो हम लोग देखेंगे कि किस किस्म के चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के चेंजेस होते हैं. फिर यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है. और इस एम फेज के अंदर, ये जो एम फेज है, ये जो रेड में शो किया गया है, इसके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, यानी कि ये सेल दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा और अगेन से एक नया सेल बनेगा. ये सेल किसी एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से बना था, दिस वन, दिस सेल फॉर्म्स जब कोई पेरेंट सेल क्या हुआ था, डिवाइड. तो जब ये पूरा अगेन से अपना लाइफ का साइकिल कंप्लीट कर कर जो है वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, जब ये खुद डिवाइड होगा तो इससे एक नया सेल बनेगा, वो अपनी एक अलग साइकिल चलाएगा. तो ये क्या है, ये साइकिल है और ये सेल्स की साइकिल है. सो दैट्स व्हाई वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम फेजेस जिससे एक सेल अपनी लाइफ टाइम में होकर गुजरता है, उस पूरे फेजेस को हम लोग इकट्ठा नाम देते हैं कि वो आपकी सेल साइकिल है. और इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो ये है कि किस तरह से सेल्स, यानी कि पेरेंट सेल्स डॉटर सेल्स में किस तरह से डिवाइड होते हैं, उस फेज को हम लोग एम फेज कहते हैं, ठीक है. ये तो खैर पूरा आपके पास पूरी चैप्टर की डिटेल है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि सेल साइकिल होती क्या है. सेल साइकिल, एवरी सिंगल
फिनोमेना दैट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ अ सेल। और उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक कंसिडर की जाती है? जब वो किसी पेरेंट सेल के डिवाइड होने के बाद एग्जिस्टेंस में आया, उस वक्त से लेकर जब वो एज अ पेरेंट सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद से डिवाइड होने तक का जितना भी टाइम है वो सेल साइकिल है। और उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो आपको इस डायग्राम में एक ओवरव्यू दिया गया है। ड्यूरिंग द होल चैप्टर हम लोग इसी को डिस्कस करते रहेंगे कि G1 का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है, G2 क्या होता है, M क्या होता है, एंड G0 क्या होता है, एंड एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, बट द थिंग इज सेल साइकिल इज एवरी सिंगल स्टेप, एवरी सिंगल फिनोमेना, एवरी सिंगल फेज दैट कम्स इनटू सेल्स लाइफ, जो कि सेल की जिंदगी में आता है। ठीक है, और उसकी जिंदगी कब से कब तक? द मोमेंट इट फॉर्म्स आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ सेल, यानी कि एक पेरेंट सेल की डिवाइड होने के बाद से जब ये एज अ पेरेंट सेल खुद डिवाइड होगा तब तक वो आपकी सेल साइकिल है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक सेल डिवाइड होता है। हम लोग पूरी सेल साइकिल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखें अगर आप पूरी सेल साइकिल को डिस्कस करने बैठे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। और आप यूं मान सकते हैं कि पूरी बायोलॉजी के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि किस तरह से ग्रो कर रहा है, फिर उसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स उसके जो जेनेटिक मटीरियल जब कॉपी होता है वो किस तरह से होता है, फिर जब वो माइटोसिस, अच्छा माइटोसिस क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक खास किस्म की सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन दो किस्म की हो सकती है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है, यानी कि दो तरीके ऐसे हैं जिनको यूज करके सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। और वो दो तरीके कौन से? एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, यानी कि किस तरह से अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार करता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, बट आई होप सो कि आपको सेल साइकिल का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं अगेन रिवाइज करता हूँ कि वो तमाम फिनोमेना, वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम फेजेस जो कि एक सेल की लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है, थ्रू आउट इट्स होल लाइफ, उसको आप लोग सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल कब स्टार्ट होती है? जब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गई। अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एम्फेसिस कराता हूँ। देखें ये जो पेरेंट सेल है ये किसी न किसी पेरेंट सेल के, यानी कि ये कभी ना कभी तो डॉटर सेल रहा होगा, यानी कि जो आज आपके पेरेंट्स हैं वो किसी के बच्चे हैं, डेफिनेटली आपके दादा दादी के, आपके नाना नानी के। तो यानी कि जो ये आपका पेरेंट सेल है, द मोमेंट किसी पेरेंट सेल की डिवाइड होने की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया, उस टाइम से लेकर अब जब ये डिवाइड होगा अपने डॉटर सेल्स में, यानी कि एवरीथिंग इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन, यानी कि इस सेल की डिवाइड होने से लेकर जब ये सेल डिवाइड होगा उस वक्त तक का जितना भी कुछ ये सेल करेगा उसको हम लोग उसकी सेल साइकिल में कंसिडर करेंगे। अब आइए बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स। अगेन जिस तरह से मैं कहता हूं कि अगर आपको बायोलॉजी समझनी है तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। तो आपने क्या करना है, आपने वर्ड्स को ब्रेक करके समझना है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। देखें, क्रोमोसोम इज फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड्स, क्रोमो और सोम। नाउ क्रोमो, ये जो क्रोमो है, क्रोमो और सोम, क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे बॉडीज जिसकी कलर्स होते हैं उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आपको यहां पर समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रॉपर इसकी रीडिंग करेंगे तब आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको सब पता है। अच्छा, द टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larva after treating it with Perkins and Lang. It means कि द टर्म क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम का वर्ड है वो किसने दिया था? वो जर्मन एम्ब्रायोलॉजिस्ट जिसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। और ये कब दिया था उसने? 1822 के अंदर, जब वो क्या कर रहा था? when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larva after treating with Perkins and Lang. ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें यहां पर यह बात की गई है कि जो क्रोमोसोम है, यानी कि ये जो टर्म है, यानी कि ये जो वर्ड है, ये आपके पास एक जर्मन एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एम्ब्रायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है या फिर वो बायोलॉजिस्ट होता है जो कि एम्ब्रोयो की स्टडी करता है। एम्ब्रोयो क्या होता है? यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अर्ली फेजेस होते हैं, जब वो फीटस होता है, उसको आप लोग एम्ब्रोयो कहते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट्स ऑफ
लाइफ फॉर्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल इनिशियल मोमेंट्स, यानी कि जब वो बिल्कुल इमेच्योर होता है, बिल्कुल नाजुक होता है, यानी कि फुली डेवलप नहीं हुआ था, उस मोमेंट को हम लोग कहते हैं कि वो एम्ब्रोयो फेज में है। तो वो जर्मन कंट्री का नाम है एंड एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, यानी कि वो एम्ब्रोयोलॉजिस्ट था जिसका नाम वॉल्टर लिविंग था। 1822 के अंदर उसने क्रोमोसोम का नाम दिया। और ये कब दिया? जब उसने व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलामेंडर लार्वा आफ्टर ट्रीटिंग इट विद पर्किंस एनालाइन। अच्छा, रैपिडली कहते हैं बहुत तेजी से, और डिवाइडिंग मीन्स डिवाइड करना, यानी कि सेल एक डिवाइड करके कितने बनते हैं? दो, दो से चार, इस तरह से। यानी कि जब वो सैलामेंडर लार्वा, सैलामेंडर एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सैलामेंडर, ये खास किस्म का एक्वेटिक एम्फेबियन एनिमल है, ये कुछ मेंढक की तरह का होता है। जब वो उसके लार्वा क्या है? लार्वा एज अ फेज ऑफ लाइफ। अगर आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी तो उसमें एक लार्वा फेज होता है, एग्जैक्टली ये वाला। तो सैलामेंडर्स के भी लार्वा होते हैं। तो जब वो सैलामेंडर के लार्वा को ऑब्जर्व कर रहा था, यानी कि सैलामेंडर लार्वा के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, बिकॉज जब कोई भी सेल एम्ब्रोयो की फॉर्म में होता है या फिर एम्ब्रोयो के स्टेज में होता है, तो उस फॉर्म में जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज तेज डिवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा कर सकें। ठीक है, तो जब वो उन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तब उसने ये स्ट्रक्चर्स देखे, जिसको देखकर उसने उनको क्रोमोसोम का नाम दिया। अच्छा, उसको स्ट्रक्चर नजर कब आए? आफ्टर ट्रीटिंग इट विद पर्किंस एनालाइन। पर्किंस एनालाइन एक डाई का नाम है। डाई मीन्स कलर। असल में क्या होता है कि जब हम लोग लिविंग सैंपल्स को एनालाइज करते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको अच्छे से देखने के लिए या फिर उनकी जो रेजोल्यूशन है या उनका जो कंट्रास्ट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम उनको रंगते हैं, हम उनको डाई करते हैं। तो वो जो पर्किंस एनालाइन है वो भी इसी किस्म के एक डाई का नाम है। जब इस साइंटिस्ट ने, इस बायोलॉजिस्ट ने, एम्ब्रोलॉजिस्ट ने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1822 के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलामेंडर लार्वा को ट्रीट किया पर्किंस एनालाइन के साथ और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उसको क्या नजर आए? उसको क्रोमोसोम नजर आए। अच्छा, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो क्रोमोसोम बेसिकली देखें, सेल्स होते हैं, सेल के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, और नॉर्मली जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। लेकिन जब वो सेल डिवाइड करता है तो वो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, तो वो क्रोमोसोम थे। सो बेसिकली जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस फेज में जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, और जब उसने उसके अंदर वो डाई डाला पर्किंस एनालाइन, बिकॉज क्रोमोसोम जरा कंडेंस होते हैं, जरा थिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन क्रोमोसोम ने उस डाई को एब्जॉर्ब कर लिया और अंडर द माइक्रोस्कोप उसको क्लियरली नजर आ गए। एंड दिस इज हाउ क्रोमोसोम्स लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप, कुछ इस तरह के दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये जब उसने देखे तो उसने, यानी कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया कि ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, he observed let me change the highlighter. अच्छा, he observed that chromosomes color is much darker than the rest of organ, यानी कि जो क्रोमोसोम्स का कलर था वो बड़ा डार्क था। जब उसने मतलब कि अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल से, अच्छा ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? आई होप कि आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए, तो उससे बड़े डार्क थे, मतलब उसको क्लियरली विजिबल नजर आ रहे थे। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक चीज डार्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ये वाइट कलर है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये रेड से कुछ इस तरह से करता हूँ तो ये आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये मच डार्कर है इफ वी कंपेयर इट विद दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिंक पे इसको, बिकॉज एज वी नो के, अच्छा यहाँ पर देखें तो ये पिंक है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देख सकें तो दिस इज पिंक कलर, और पिंक के अंदर ये रेड है, तो आप लोग रेड को देख सकते हैं बिकॉज रेड डार्कर है। तो इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स थे उनका कलर मच डार्कर था विद द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनल, दैट्स व्हाई वो उसको नजर आ रहे थे। अच्छा, द टर्म क्रोमोसोम इज अ मिसनोमर बिकॉज इट मीन्स कलर्ड बॉडीज। लेटर इट वॉज फाउंड दैट क्रोमोसोम आर कलरलेस बॉडीज। अच्छा, क्योंकि उसने कलर डालने के बाद जब देखा तो उसको वो कलर्ड नजर आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो क्रोमोसोम कलर्ड थे, कलर्ड तो इसलिए नजर आए क्योंकि उसने डाई डाला। तो दैट्स वाई जो क्रोमोसोम नाम है ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर अगेन वही से नाम पे फोकस करते हैं, मिस मीन्स मिस्टेक एंड नोमर मीन्स नेम, यानी कि ये गलत नाम है, गलत नाम है। अगर कोई चीज गलत नाम होती है, यानी कि अगर किसी चीज का गलत तरीके से, उसका गलत मतलब से नाम रखा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज अ मिसनोमर। इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं दिस इज बेसिकली अ मिसनोमर बिकॉज उसने जब देखा तो वो कलर्ड थे और उसको उसने कलर्ड बॉडीज नाम दे दिया विच वाज क्रोमोसोम, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट दैट के जो क्रोमोसोम थे वो कलरलेस बॉडीज थी। तो लेकिन वो नाम
चलता गया और लोगों ने भी उसको ये पुकारना शुरू कर दिया। सो दैट्स वाई वो मिसनोमर तो है, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग क्रोमोजोम ही आज भी। दैट्स वाई हमने शुरू से उसको क्रोमोजोम ही डिस्कस किया और आगे भी क्रोमोजोम ही गए, लेकिन ये क्या है, ये एक मिसनोमर है। अच्छा, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स appear at the time of cell division, includes found in specific numbers, made up of chromatin material in eukaryotic cell, they contain heredity units called genes। इसमें वो तमाम बातें हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी गौर तो करते हैं। अच्छा, क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक मटेरियल, बिकॉज एज यू कैन सी दिस पिक्चर, डीएनए एक थ्रेड है, ठीक है, और जो क्रोमोजोम बने हैं वो क्रोमेटिन से बने हैं, और क्रोमेटिन भी एक थ्रेड लाइक मटेरियल है। तो बेसिकली क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक मटेरियल, यानी कि वो थ्रेड की तरह, धागे की तरह होते हैं, ठीक है, बिकॉज जिस चीज से वो बने हैं वो थ्रेड की तरह एक लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती हैं डीएनए की, या फिर यू कैन से क्रोमेटिन की, मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग। अच्छा, अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए है वो क्या है, वो क्रोमेटिन है, लेकिन जब सेल डिवाइड करते हैं तो वो क्रोमेटिन क्रोमोजोम बन जाता है। सो दैट्स वाई क्रोमोजोम ओनली अपीयर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। ये बात आपने याद रखनी है, इसका एमसीक्यूज आ सकता है कि क्रोमोजोम ओनली अपीयर्स व्हेन सेल इज डिवाइडिंग। अच्छा, इंक्लूड्स फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम दे आर इन स्पेसिफिक नंबर, मतलब कि उनकी एक खास तादाद होती है, ठीक है, मींस उनकी एक स्पेसिफिक मींस खास क्वांटिटी, मींस उनकी खास क्वांटिटी होती है। हर सेल में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक खास नंबर होगा क्रोमोजोम का, और वो उतना ही रहेगा। चाहे आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के ऑल सेल्स, तमाम सेल्स के अंदर आपको 46 क्रोमोजोम मिलेंगे। यानी कि जितने भी सेल हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्किन सेल्स हो गए, आपके हेयर सेल्स हो गए, आपके मसल सेल्स हो गए, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट के सेल्स हो गए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हो गए, आपके न्यूरॉन्स हो गए, आपके नेफ्रॉन्स हो गए, आपके किडनी के सेल्स हो गए, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जब वो कंडेंस होता है तो जो सारा का सारा आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो 46 क्रोमोसोम में कंडेंस होता है। हमेशा जितने भी ह्यूमंस हैं सबके अंदर, यानी कि जितने भी इंसान हैं, जितनी भी ह्यूमन स्पीशी है, 7 बिलियन है ना, 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, तो उन तमाम के तमाम लोगों के तमाम सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम, और ये नंबर हर एक स्पीशी में कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा कि ये जो क्रोमोसोम नंबर है, क्वांटिटी, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस एनीथिंग विच डज नॉट चेंज, और जब ये चेंज हो जाती है तो बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, और बहुत सारी डिजीज होती हैं इससे, और एक डिफरेंट जेंडर्स भी निकल के आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक खास किस्म का तबका होता है जिसको हम लोग ख्वाजा सिरा कहते हैं, या फिर जो ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो ट्रांसजेंडर्स क्यों होते हैं, मतलब कि वो क्यों मर्द और औरत से डिफरेंट होते हैं? वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये चेंज हो जाता है। इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, इनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। वी हैव टू ट्रीट देम लाइक दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, लेकिन बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स चेंज, यानी कि जब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं उनके अंदर, इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसकी वजह से उनकी जेंडर भी चेंज हो जाती है। बिकॉज हर चीज डिसाइड करनी है हमारे क्रोमोसोम में, बिकॉज क्रोमोसोम यानी कि हमारी जो जीन्स हैं, बिकॉज हमें पता है ना कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन इज व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। तो जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, तो जेनेटिक मटेरियल ने ही हमें बनाना है, मतलब कि उसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए, यानी कि अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, तो डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी वो चेंज दिखेगा, ठीक है। एंड देन जो आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल्स, दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स, यानी कि एज वी नो दैट के जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल्स, और जो हेरिडिटी यूनिट्स हैं बेसिकली, बिकॉज एज वी नो कि जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल से ये वर्ड निकला है विच वी कॉल्ड जीन्स, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल एक इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, नहीं,
जेनेटिक मटेरियल में छोटे छोटे चंक्स हैं जिससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो कैसे बनेंगे, और फॉर एग्जांपल आपके जो मसल सेल्स हैं, यानी कि जो मसल्स आपके हैं वो कैसे बनेंगे। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके जेनेटिक मटेरियल में, लेकिन वो डिफरेंट सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा जीनोम है, तो इसमें एक खास सेक्शन ऐसा होगा जो कि आपके हेयर प्रोटीन को बनाएगा, एक खास स्ट्रक्चर ऐसा होगा विच विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ योर मसल सेल्स। तो पूरे जीनोम के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक खास किस्म के प्रोटीन्स को, या फिर यू कैन से एक खास किस्म का जो है फंक्शंस वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। तो उन चंक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल को जीन्स कहते हैं, समझे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इन डेप्थ बातें हैं, बट आई होप सो कि आपको समझ आ रही हो। Chromosomes are made up of DNA. Now you know that. What do I mean? As we know कि DNA makes chromatin जब वो प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप अराउंड होता है, और क्रोमाटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ DNA एंड बेसिक प्रोटीन, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, अगेन देख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट कि ये आपके पास न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, यानी कि जब DNA हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपटता है तो उससे न्यूक्लियोसोम बनता है, और इस तरह से जो आपके पास क्रोमाटिन है वो बनता है, यानी कि जो डीएनए है एंड बेसिक प्रोटीन, बेसिक। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैं इसको भी कवर करूँगा। देखें, डीएनए इसकी नेचर होती है एसिडिक। क्या होती है? एसिडिक, यानी कि तेजाब की तरह होता है, बिकॉज दैट्स वाई इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दैट्स वाई कहते हैं बिकॉज इसकी नेचर एसिडिक होती है। नाउ एसिड क्या होता है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है तो वहीं देखेंगे, लेकिन ये याद रखें कि डीएनए एसिडिक होता है। अब हमें ये भी पता है कि डीएनए प्रोटीन के साथ क्यों मिला था, इसलिए ताकि डीएनए स्टेबल हो सके, सेफ रह सके। तो एसिडिक को कौन ख़त्म करता है? बेसिक। तो डेट्स वाई आपके पास हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है, ताकि ये ओवरऑल जो हिस्टोन और डीएनए का जो एक साथ जो मजमुआ बने, जो कॉम्प्लेक्स बने, वो स्टेबल रह सके, ठीक है। दैट्स वाई हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन। अपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये कब अपेयर होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एज वी नो, बिकॉज नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब आपको याद होगा, मुझे पता। अच्छा, द सेल डिवीजन इन द शेप ऑफ रॉड, के जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर रॉड लाइक, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो रॉड की तरह होती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रॉड की तरह, रॉड कुछ इस तरह से होती है, लंबा सा डंडा, लंबा सा डंडा इज कॉल्ड एज योर रॉड। सॉरी फॉर दिस डायग्राम, बट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रॉड, मतलब वो जो डंडे की तरह होता है। तो सो जो आपके पास क्रोमोसोम है, इट इज आल्सो एज अ रॉड शेप, इट इज रॉड लाइक। क्रोमोसोम्स आर व्हाट? रॉड लाइक, रॉड्स की तरह। और रॉड क्या होता है? ऊपर आपने स्ट्रक्चर देखा, डंडे की तरह, राइट। इट हैज़ 2 आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर, यानी कि इसके 2 हाथ होते हैं। दो क्या होते हैं? 2 हाथ होते हैं, आर्म्स, और एक होता है सेंट्रोमेयर। अगर मैं यहाँ पर ऊपर बना के दिखा सकूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट बताने लगूंगा, यानी कि कुछ ऐसा डिफरेंट बताऊंगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अच्छा, ये जो आप लोग एक्स टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, मतलब कि ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये असल में 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? 2 एक जैसे क्रोमोसोम, यानी कि एक्चुअल में अगर मैं क्रोमोसोम की जो डायग्राम है वो बनाऊं, सॉरी फॉर दैट, लेट मी इरेज इट। तो एक्चुअली क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये। एंड एज वी नो कि हम लोगों ने यहां पर क्या रीड किया, इट हैज 2 आर्म्स एंड अ सेंट्रोमेयर। ये इसका एक हाथ है और ये दूसरा, ये क्या है? ये इसके आर्म्स हैं, ठीक है। और सेंटर में ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में जो कंडेंस सा मोटा सा स्ट्रक्चर है, गोल सा, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। सो ये आपका सेंट्रोमेयर है और ये इसके 2 आर्म्स हैं, दिस इज आल्सो। लेकिन एज वी नो कि जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल के अंदर जो भी चीज़ होगी उसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए, यानी कि वो 2 होने चाहिए, बिकॉज 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। और हर चीज़ का इक्वल डिवीजन होगा, यानी कि जितना जीनोम एक सेल में जाएगा उतना ही दूसरे में जाएगा, ठीक है। और उसका एक तरीका ये है कि जो आपके पास पेरेंट सेल का जीनोम है उसको हाफ कर दो, लेकिन अगर हाफ कर दिया
तो पेरेंट सेल और जो नए बनने वाले डॉटर सेल्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, बिकॉज आपने जीनोम हाफ कर दिया, है ना। फिर सोचो कि एक सेल था, उसके अंदर एक जीनोम था, अब उससे 2 सेल बनने हैं, ठीक है, और दोनों में इक्वल इक्वल जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में से जो जीनोम है उसके 2 इक्वल पोर्शन बना देते हैं, ठीक है, और आधा एक सेल में आधा दूसरे सेल में। तो इमेजिन कीजिए अगर इस तरह से करने लगे तो क्या इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, बिकॉज आपने जीनोम आधा कर दिया, आधे जीनोम की इन्फॉर्मेशन एक सेल में है, आधे जीनोम की इन्फॉर्मेशन एक सेल में। अब जब वो डिवाइड होंगे फिर वो डिवाइड होगा, यानी करते करते इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि जीनोम डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जीनोम की कॉपी बनाते हैं, कॉपी करते हैं, यानी कि एक जीनोम को देखकर दूसरा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। और अगर ऊपर देखें एस फेज, ये तो इस एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट मींस रेप्लिका बनाना, कॉपी बनाना, तो इसमें एक्चुअली वो कॉपी होती है, यानी कि एक डीएनए यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल को देखकर हम दूसरा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, ताकि जो एक नया बना है वो एक डिफरेंट सेल में जाए, एक डिफरेंट डॉटर सेल में, और जो पुराना है वो एक डिफरेंट डॉटर सेल में। वैसे ये ओल्ड न्यू नहीं होता, लेकिन व्हेन यू मेक अ कॉपी, सो एक जो जीनोम है वो एक सेल में जाएगा और एक दूसरे सेल में, बिकॉज आपके पास 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो एक्चुअल में क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह का होता है, जब उसकी कॉपी बन जाती है, यानी कि जब ये डबल हो जाता है तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है, यानी कि इसकी एक कॉपी ये रही, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको विजिबल हो सके। तो एज यू कैन सी दिस इज द बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन, यहाँ से उस तरफ एक कॉपी है और यहाँ से उस तरफ एक दूसरी कॉपी है, ठीक है। ये एक कॉपी एक सेल में जाएगी, यानी कि एक डॉटर सेल में, और ये दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में जाएगी। तो इस तरह से एक्चुअल में जो एक एक्चुअल क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। जब इसकी कॉपी बनती है तो ये एक्स शेप में आ जाता है इस तरह से, जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल क्रोमोसोम के 2 आर्म्स हैं, कितने, 2, 1 2, और इसके सेंटर में आपके पास सेंट्रोमेयर है, याद रखिए सेंट्रोमेयर। अच्छा याद रखें, ये नाम तो है सेंट्रोमेयर विच मीन्स सेंटर में, बट समटाइम्स ये सेंटर में नहीं होता, कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे चला जाता है। आगे देखते हैं उसको। अच्छा, द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। देखें, यानी कि क्रोमोसोम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं इस बेस के ऊपर कि पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर कहाँ पर है, यानी कि सेंट्रोमेयर कहाँ है। यानी कि जो नॉर्मल है वो ये है कि वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, वो सेंटर में नहीं होता, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दैट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर हमारे पास क्रोमोसोम्स की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेटासेंट्रिक, यानी कि क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। अच्छा, ये नीचे इसकी आपके पास पूरी डायग्राम उसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इसको रीड कर लेते हैं। सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स, ठीक है। और ये अनइक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमेयर ऊपर नीचे चला जाते हैं, बिकॉज अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में है तो दोनों आर्म्स इक्वल हैं, लेकिन अगर सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर जा रहा है तो एक आर्म बड़ा और एक आर्म छोटा, ठीक है। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अच्छा, ये नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इससे सवाल बन सकते हैं कि कितने कितने किस्म के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो ये जो आपके पास एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपके पास रोड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं विद वन आर्म वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड अदर आर्म वेरी लॉन्ग, यानी कि उनका एक हाथ, क्रोमेटेड कहते हैं उसको, वो आपके पास बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है, यानी कि एक आर्म बहुत बड़ा एक हाथ बहुत छोटा। द सेंट्रोमेयर इज सब टर्मिनल, यानी कि वो बिल्कुल टर्मिनस के पास होता है, यानी कि बिल्कुल कोने के पास होता है। एंड एट द एंड इज टीलोसेंट्रिक, वो क्या है, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर इज एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि बिल्कुल आखिर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ ले लूँ और सो बेसिकली ये आपके पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपके पास मेटासेंट्रिक, एज यू कैन सी, ये बिल्कुल सेंटर में है वो जो सेंट्रोमेयर था, ठीक है। देन वी हैव सब मेटासेंट्रिक, यानी कि जो मेटासेंट्रिक था उसमें क्या होता है कि जब सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है तो दोनों आर्म्स, मतलब कि ये वाला आर्म भी और ये वाला आर्म भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेंट्रोमेयर अपनी पोजीशन चेंज करता है, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, तो जब सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर गया तो आर्म्स जो हैं वो क्या हो गए, अनइक्वल, ठीक है। इसी तरह से जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें जो आपके पास सेंट्रोमेयर है वो कुछ इतना ऊपर या कुछ इतना नीचे चला जाता है कि वो बिल्कुल कोने के पास होता है, और एक बहुत अनपैरेलल या फिर अनइक्वल आपके पास आर्म्स बन जाते हैं। और टीलोसेंट्रिक उस किस्म के क्रोमोसोम को कहते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर एग्जिस्ट ही बिल्कुल एंड पे करता है, यानी इसके सिर्फ एक आर्म है,
याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई एमसीक्यूज पूछे कि वो कौन सी क्रोमोसोम की टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्म होता है, तो वो आपके पास होगी टीलोसेंट्रिक, बिकॉज उसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल कोने में होता है। आई नो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत जीनियस लोग हैं और आप लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, टीलोमेयर, पी आर्म, सेंट्रोमेयर, क्यू आर्म एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें देखें। जो किसी भी क्रोमोसोम की बिल्कुल एंड साइड होती है ना, बिल्कुल एंड साइड, ये आपके पास सेंट्रोमेयर है, सेंट्रो मीन्स सेंटर में, एंड टीलोमेयर, टीलो मीन्स एनी पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विच इज एट द वेरी फार एंड, यानी कि जो बिल्कुल कोने में होता है। टीलो मीन्स यू कैन से एंड, एंड, टीलो मीन्स एंड, तो एनीथिंग विच इज एट द एंड, यानी कि जो किसी भी आर्म का बिल्कुल कोना होता है, दिस इज बेसिकली टीलोमेयर। जो उसका मिड पोर्शन होता है उसको पी आर्म कहते हैं, ठीक है। जो सेंटर में होता है डेफिनेटली उसको तो हमें पता है कि सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इस तरह से क्यू आर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चीजें सिस्टर क्रोमेटिड्स देखें। एज वी नो कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पेशली जो आपके पास एक्स शेप में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो असल में आपके पास जस्ट एक क्रोमोसोम की कॉपी होती है। यानी कि जब एक क्रोमोसोम, यानी कि जब जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है और कॉपी होने के बाद कंडेंस होता है, तो इस तरह से दो क्रोमोसोम्स की कॉपीज आपस में सेंट्रोमेयर के पॉइंट पे अटैच होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो आर्म्स हैं, देखें ये जो है ये वाला और ये वाला, ये एक क्रोमोसोम का आर्म है, ठीक है, मतलब कि ये इसका, और ये वाला ये इस क्रोमोसोम का आर्म है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के भी कुछ लगते होंगे ना, इन दोनों को हम लोग ये कहते हैं कि दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, याद रखें कि एक्स शेप में, यानी कि जब एक क्रोमोसोम की कॉपी होने के बाद जब वो एक्स शेप में होता है, तो वो जो दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो दो कॉपीज होती हैं, उन दोनों कॉपीज के जो टीलोमेयर्स होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यहाँ से एक और बात भी साबित होती है कि जो आपके पास आर्म्स हैं उसको हम लोग क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर क्रोमेटिड, दिस इज आल्सो योर क्रोमेटिड, ये भी आपके पास क्रोमेटिड है और ये भी आपके पास क्रोमेटिड है, और ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की क्या लगती हैं, सिस्टर्स, याद रखिएगा। सो ये आपके पास कुछ क्रोमोसोम्स की टाइप्स थी, और ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि एक क्रोमोसोम के डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर ये पोर्शन होते हैं, और इस तरह से दो क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे की सिस्टर्स लगती हैं। ये आपके पास टीलोमेयर है, उसके सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है, एंड जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आगे रीड करते हैं। लेट मी टेक द हाइलाइटर। इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ two genetically identical copies of threads attached with each other called chromatids or sister chromatids। वही वाली बात जो हम ऊपर करके आ चुके हैं, यानी कि सेल डिवीजन की बिगिनिंग में, यानी कि सेल डिवीजन की बिगिनिंग में, उसकी शुरुआत में हर क्रोमोसोम कंसिस्ट होता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पेन ले लूं, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो दोनों हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से ही बने। ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये इसको मिला हो पेरेंट सेल से, और इसी को देख कर इसने ये बनाया हो, तो ये इसकी क्या हुई, तो ये इस वाले क्रोमोसोम की हुई कॉपी। कौन सी, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ थ्रेड्स अटैच विद ईच अदर। अच्छा, थ्रेड्स क्यों, क्या है, बेसिकली बिकॉज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज थ्रेड लाइक, और इनको हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। या फिर अगर हम इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी, तो हम लोग इसको एक दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ वही सारी बातें हैं जो हम ऊपर करके आ चुके हैं। ईच क्रोमोसोम इन यूकैरियोट आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। हमें पता है कि हर क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन फाइबर से, एंड क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। हम लोग देख के आ चुके हैं न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, जब डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप्ड अराउंड होता है, मतलब कि हिस्टोन के अराउंड डीएनए का धागा जब हम लपेटते हैं तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर आर पैक्ड बाय प्रोटीन इनटू अ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमाटिन। वही वाली बात है जो हम लोग करके आ चुके हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर है आर पैक्ड बाय प्रोटीन इनटू अ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। यानी कि जो डीएनए और हिस्टोन के मिलने के बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, इट इज बेसिकली योर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अलाउ द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इन द सेल न्यूक्लियस। यानी कि जो क्रोमेटिन है, यानी कि जो क्रोमेटिन का बनना है, मीन्स के डीएनए का हिस्टोन के अराउंड रैप्ड अराउंड होना, इट अलाउज
डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द सेल, यानी कि वो डीएनए को सेल के अंदर फिट होना है, बिकॉज डीएनए बहुत बड़ा है, अगर उसको लंबा लंबा देखें तो वो बहुत बड़ा है, बट बिकॉज उसको जब फोल्ड किया जाता है ऑन टू द हिस्टोन प्रोटीन, जब वो न्यूक्लियोसोम बनाता है तो वो एक सेल के अंदर फिट आ जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम, यानी कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन कंडेंस होता है फर्दर। फर्दर क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंडेंस है, बिकॉज डीएनए तो खुला हुआ है। जब उसको कंडेंस करके विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हम लोग न्यूक्लियोसोम बनाते हैं तो वो आपके पास फर्स्ट कंडेंसेशन होती है। जब फर्दर उसको कंडेंस किया जाता है तो हम लोग क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू द सेल साइकिल, यानी कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट द सेल साइकिल चेंज होता रहता है, बिकॉज हमें पता है कि जब जो सेल है वो नॉर्मल हालात में है, जब वो नॉर्मल अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो गया या दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो उस मोमेंट के ऊपर जो उसके क्रोमोसोम की फॉर्म्स है वो क्रोमेटिन की तरह होती है, बट व्हेन इट डिवाइड्स तो वो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बन जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट्स, सेल साइकिल के दौरान जो ऊपर एस फेज था हमने देखा था, देखें ये डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज, और ये किसमें है? ये है आपके पास सेल साइकिल, बिकॉज ये पूरी एक सेल साइकिल है ना, समझे? तो यहां पर क्या है? ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट्स, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, बिकॉज क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, और अगर क्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है तो मतलब डीएनए रेप्लिकेट होता है। डिवाइड्स एंड पास्ड सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल्स और सर्वाइवल ऑफ द प्रोजेनी, यानी कि सेल साइकिल के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो पास हो जाता है, बिकॉज सेल डिवीजन भी सेल साइकिल के अंदर आती है ना, बिकॉज सेल साइकिल वाज एवरीथिंग विच इज इन बिटवीन टू सेल डिवीजन्स, तो सेल डिवीजन भी सेल साइकिल के अंदर आती है। तो सेल साइकिल के अंदर ही वो जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन है वो डिवाइड होता है और वो पास्ड ऑन होता है सक्सेसफुली इनटू डॉटर सेल, यानी कि पेरेंट से आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर कॉपी बनने के बाद वो दो डॉटर सेल्स में पास्ट कर दिया जाता है ताकि सर्वाइवल ऑफ द प्रोजेनी हो सके, यानी कि नस्ल बच सके। प्रोजेनी मतलब नस्ल और सर्वाइवल मींस सर्वाइव करना या फिर बच जाना या फिर हार्श एनवायरनमेंट को फेस करके अपने आप को एग्जिस्ट रखना, ठीक है। बिकॉज जब क्रोमेटिन इक्वली दो सेल्स में, यानी कि जब कॉपी होकर दो सेल में जाता है, मतलब कि एक कॉपी एक सेल में दूसरी कॉपी दूसरे में, तो जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब कि वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, तो उससे क्या होती है? प्रोजेनी सर्वाइव करती है। समटाइम्स सेल डिवीजन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, नाउ डाइवर्सिटी मींस चेंज, देखें हमें बताया कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने, ठीक है, और एक पूरी एवोल्यूशन का प्रोसेस होते हुए इतने डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सके। तो किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि किस तरह से एवोल्यूशन होती है? जब जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, यानी कि जब जेनेटिक मटेरियल चेंज करता है तब जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और कुछ खास किस्म की सेल डिवीजन ऐसी होती हैं जिसको मियोसिस कहते हैं, हम आगे जाके देखेंगे, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। तो अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल का, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास सेल साइकिल का प्रॉपरली जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। ऊपर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ मैंने की कुछ बुक ने की, विच वॉज नेसेसरी ताकि आपको ये प्रोसेस समझ आ सके। द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल, यानी कि एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरी सेल डिवीजन तक जितना भी कुछ होता है वो आपके पास सेल साइकिल है। अब मैं अगेन अपना फेवरेट काम करूंगा, विच इज टू ड्रॉ गंदी डायग्राम। ये सेल, ठीक है, ये डिवाइड हुआ दो नए सेल्स के अंदर, दो नए सेल्स के अंदर, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, अगेन ये आपके पास कौन सा सेल है? पेरेंट सेल, और ये आपके पास दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों आपके पास डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंट सेल है। अगेन जो पेरेंट सेल है वो भी कभी ना कभी डॉटर सेल तो था, ठीक है, तो यानी कि इसका भी पेरेंट सेल था। जब वो डिवाइड हुआ तो ये वाला सेल बना, और जब ये डिवाइड हुआ तो ये दोनों सेल्स बने, समझे? अच्छा, अब जब ये डिवाइड हुआ, यानी कि जब ये सेल डिवाइड हुआ, ठीक है,
तभी ये सेल बना ना। तो उस डिवीजन से लेकर यानी कि जब ये सेल बना, जब इसके डिवाइड होने के बाद ये वजूद में आया, यानी कि ये बना, बस स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट से लेकर जब ये प्रॉपरली डिवाइड हो गया, यानी कि जब ये सेल बना, यानी कि जब ये डॉटर सेल बना, ये वाला जो कि अब पेरेंट है, जो पहले डॉटर था, यानी कि जब डॉटर सेल बना और पेरेंट सेल बनने के बाद जब वो डिवाइड हो गया कंप्लीटली और दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो गया, उस दो कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन्स के अंदर जो कुछ भी हुआ यहां से लेकर यहां तक, वो सारा का सारा आपके पास सेल साइकिल, दैट वाज सेल साइकिल। समझे? अच्छा, इट हैज टू फेजेस, इंटरफेज which is period of non division and M phase which is the period of cell division। ऊपर जाएंगे अगेन, तो अगर आप लोग यहां पर देखें, ये आपके पास इंटरफेस है, यानी कि यहां से लेकर ये यहाँ, यानी कि ये पूरा ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये क्या है? ये नॉन डिवीजन फेस है, नॉन डिवीजन फेस। और इस फेस को क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक है। और यहां ऊपर है एम फेस, यानी कि यहां से यहां तक, ये लेट मी चेंज द कलर। आई नो किसी जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं, तो ये जो फेज है दिस इज बेसिकली योर डिवाइडिंग फेज, बिकॉज इसके अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रही होती है, और ये आपके पास नॉन डिवाइडिंग फेज है। तो जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसको आप लोग इंटरफेस कहते हैं, और जो डिवाइडिंग फेज है उसको आप लोग एम फेज कहते हैं, एम फॉर माइटोसिस वैसे। ठीक है। इंटरफेस मतलब नॉन डिवीजन फेज, इसमें वो तमाम काम होते हैं जो कि एक सेल को करने होते हैं एक लाइफ के अंदर। और फिर एम फेज यानी कि प्रॉपर सेल डिवीजन। ठीक है। और ये पूरा यानी कि एम फेज और इंटरफेज मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव रीड ना कि जो आपके पास होल आपके पास सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल, इसके दो फेज होते हैं, एक आपके पास इंटरफेज यानी कि नॉन डिवीजन, और एम फेज विच सेल डिवीजन। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, द सेल साइकिल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which involve period of growth, replication of DNA, followed by cell division. The sequence of changes is called as cell cycle। यानी कि जिस तरह से मैंने कहा कि दो डिविजन्स के दौरान एक सेल डिवाइड होकर जब एक नया डॉटर सेल बना, और फिर जब अगेन वो डॉटर सेल ग्रो होकर डिवाइड करेगा, उस पीरियड के दौरान एक के डिवाइड होने से लेकर अगले के डिवाइड होने तक जो कुछ भी हुआ वो आपका सेल साइकिल है। और उसके अंदर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस में चेंज होते रहते हैं। पहले सेल छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर वो ग्रो करता है, और फिर उसके बाद एट द एंड वो सेल डिवाइड करता है। और इस पूरे प्रोसेस को आप लोग सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इंटरफेस को। अच्छा, अगेन जिस तरह से मैं कहता हूँ वर्ड पे गौर करते हैं। इंटरफेस आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज मुझे लाल अच्छा लगता है। इंटर एंड फेस। अच्छा, इंटर कहते हैं इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू यानी कि दो लोगों के दरमियान की बातें, यानी कि इन बिटवीन टू पीपल्स जब एक दूसरे से बात करते हैं उसको इंटरव्यू कहते हैं। इंटरफेस यानी कि इंटर यानी किसी चीज के दरमियान का फेस। अब किसके दरमियान का फेस? एग्जैक्टली एम के। एम मीन्स डिवीजन के, यानी कि दो सेल डिवीजन के दरमियान जो टाइम होता है उसको इंटरफेस कहते हैं। अभी होता क्या है, आइए रीड करते हैं। द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस, यानी कि वो पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, यानी कि एक सेल की डिवीजन से लेकर, यानी कि एक सेल डिवाइड हुआ वो अब से लेकर जब वो सेल अगेन यानी कि वो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगेन ऊपर जाना पड़ेगा भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यानी कि देखें यहां पर दो नए सेल आए थे, एक ये रहा और एक लेट से ये रहा, यानी कि ये सेल था, ये दो में कन्वर्ट हुआ। ठीक है।
तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जब वो सेल अगेन डिवाइड होना शुरू होगा, विच इज़ दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड योर इंटरफेस। इतना आसान है, 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, नाउ इंटरफेस, इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। यानी कि ये किसका फेज है, यानी कि ये किसका पीरियड है, पीरियड कहते हैं टाइम को, यानी कि ये मोमेंट है इन विच ग्रोथ होती है, यानी कि सेल ग्रो करता है साइज के अंदर, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, यानी कि डीएनए की कॉपी होती है। बिकॉज देखें डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, और उसकी कॉपी को एक अलग फेज का नाम दिया गया है विच इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और इसको हम लोग एस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस फेज। हियर एज यू कैन सी सिंथेसिस फेज, एस फेज, जिसमें डीएनए की कॉपी होती है। सिंथेसिस मीन्स बनना ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का बनना, डीएनए की कॉपी बनना, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एम फेज, यानी कि इस पीरियड के अंदर सेल अपने आप को एम फेज के लिए तैयार करता है, ग्रो करके, अपने मेटाबॉलिकल फंक्शन परफॉर्म करके, अपना साइज इंक्रीज करके, अपने अंदर हर चीज़ की कॉपी करके। बिकॉज देखें जब एक सेल ने डिवाइड करना है ना, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमें पता है कि हम उसको आधा नहीं कर सकते, हमने उसकी कॉपी बनानी है, तो हर चीज़ की कॉपी बनती है, न्यूक्लियस की, जीनोम की, उसके अंदर ऑर्गेनल्स की, उसके सेल कंटेंट की, वाटर की, सेल मेम्ब्रेन की, हर चीज़ की कॉपी बनती है, हर चीज़ डबल होती है। तो एक प्रिपरेशन है ना, और क्यों डबल होती है? ताकि वो सेल 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सके। तो ये पूरी प्रिपरेशन को हम लोग इंटरफेस के अंदर देखते हैं। अच्छा, द इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू सब ग्रुप्स, 3 सब ग्रुप्स, यानी कि 3 सब ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हम इंटरफेस को डिवाइड करते हैं। G1 फेज, ठीक है, एस फेज, ठीक है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। 3 फेज हैं, कौन से? G1, S, G2, ये ऊपर देख सकते हैं। ये जितना अच्छा ये वाली आप लोग डायग्राम देखेंगे उतना आपको समझ आएगा। G1 फेज, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रिपरेशन करनी होती है, वो आपके पास G1 फेज में होती है, और इसके अंदर ग्रोथ होती है, यानी कि सेल नॉर्मली ग्रो करता है, अपनी मेटाबॉलिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, और हर वो काम करता है जो अपनी जिम्मेदारी होती है, वो उस फेज में वो परफॉर्म करता है। फिर आपके पास एस फेज है, उसके अंदर डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। फिर आपके पास G2 फेज है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि प्रॉपरली सेल अब अपने आप को डिवीजन की तरफ लेके जाएगा कि अब मैंने अपनी डीएनए की भी कॉपी कर ली है, अब मैं हर चीज़ को डबल कर चुका हूँ, अब मैं प्रॉपरली जाता हूँ और अपनी हर चीज़ को, अपनी हर गैर ज़रूरी चीज़ को बंद करता हूँ, और हर वो काम करता हूँ जो कि सेल को डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है, और हर उस काम को बंद करता हूँ जो कि अननेसेसरी और इजाफी है, ठीक है। वो आपके पास G2 फेज में होता है, विच इज़ द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ठीक है। आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा है। इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच, अच्छा ये G1 फेज की बात की गई। अच्छा, नाउ जी मीन्स गैप, गैप मीन्स फासला, ब्रेक, यू कैन से इनकंसिस्टेंसी। तो G1 मीन्स गैप 1। ये पीरियड किसका है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक कहते हैं किसी चीज़ का बनना या टूटना, बिकॉज देखें या तो कोई चीज़ बनेगी या टूटेगी। बनने को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक, और टूटने को कहते हैं कैटाबॉलिक। ये अगला चैप्टर है एंजाइम, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनती है और कुछ टूटती है, यानी कि G1 फेज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं। बनने और टूटने से मुराद के यूनो का सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, अपने लिए जो उसका स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके ऑर्गेनल्स हो गए, उसको बनाता है। एवरीथिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म सेल G1 फेज में करता है। अच्छा, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? सेल ग्रोज इन साइज, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज एंड डीएनए बेस यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल ग्रोथ इन साइज, ये तो आपको बड़ी आसानी, मतलब कि उसका साइज इंक्रीज होता है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम का एक अलग से चैप्टर है नेक्स्ट वाला, लेकिन इसमें मैं आपको हल्की सी हिंट ये दे दूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनमें वो कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा था कि डीएनए के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो क्या वो डीएनए खुद बनाता है? खुद जाके हर चीज़ बना रहा होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, वो सेल वॉल भी बना रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, वो
ग्रेन्यूल से बना रहा है, वो राइबोसोम नहीं, खुद नहीं बनाता। वो क्या करता है कि डीएनए एंजाइम्स बना देता है, और फिर एंजाइम वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर फंक्शन जो कि मोस्टली हो रहे होते हैं उसमें आपके पास एंजाइम वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डीएनए ने एंजाइम बनाया, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं आगे जाके देखेंगे, लेकिन एंजाइम आर एक्चुअली द वर्कर्स विच परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क इन द लाइफ, यानी कि जिंदगी में सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर परफॉर्म बाय एंजाइम, जो कि कौन बनाता है, जो कि डीएनए बनाता है। अब समझ आया, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन एवरी इंफॉर्मेशन टू मेक एवरीथिंग इनसाइड द सेल। और वो कैसे करता है, वो एंजाइम बनाते हैं और एंजाइम वो तमाम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जीवन फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, खास किस्म के एंजाइम बनाता है, आर सिंथेसाइज एंड डीएनए बेस यूनिट। बिकॉज देखें जीवन फेज के बाद क्या आना है, एस फेज, उसमें क्या होगा, उसमें डीएनए बनेगा, ठीक है। और डीएनए हमें पता है कि अगर डीएनए ने बनना है तो डीएनए को बनाने वाले जो बेसिक यूनिट है डीएनए बेस यूनिट, यानी कि डीएनए जिनसे बनेगा इस फेज में वो भी तैयार होंगे ताकि उनको यूज करके बाद में जेनेटिक मटेरियल बनाया जा सके। अच्छा, आर एक्यूमुलेटेड फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी कि ये आपके पास जीवन फेज में होता है। सेल ग्रो करता है, साइज के अंदर एंजाइम्स बनते हैं और डीएनए बेस्ड यूनिट, यानी कि जिस चीज से डीएनए बनेगा, बिकॉज डीएनए की कॉपी होगी ना, लेकिन कॉपी के लिए भी कोई चीज, कोई बिल्डिंग मटेरियल तो चाहिए, कोई मटेरियल तो चाहिए जिससे वो कॉपी बनेगी। वो क्या होता है, वो आपके पास डीएनए बेस्ड यूनिट्स होते हैं। अच्छा, एट अ पॉइंट इन G1 द सेल में इंटर इनटू अ फेज वी कॉल्ड G0। क्या है ये, यानी कि G1 फेज के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है कि सेल इंटर हो सकता है G0 फेज के अंदर। अब ये क्या है, हमें पता है ना कि एक सेल साइकिल ऐसी होती है कि वो स्टार्ट होती है G1 फेज से, फिर वो जाती है S फेज में, फिर वो जाती है G2 फेज में, और फिर वो M फेज में जाकर डिवाइड करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऊपर यहाँ डायग्राम में भी शो किया गया है, ये देखें कि G1 फेज में सेल आगे नहीं बढ़ता बल्कि एक खास फेज में जाता है विच इज G0 फेज, दिस वन। अब ये क्या होता है, अब ये याद रखना है कि G1 के बाद सेल या तो S फेज में जाता है या फिर वो G0 फेज में चला जाता है। अब ये क्या है वो देखते हैं, वेयर सेल साइकिल स्टॉप, जहां पर सेल की जो नॉर्मल साइकिल है कि उसने एक प्रॉपर फेज में, यानी कि S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में जाके प्रॉपरली डिवाइड करने, वो स्टॉप हो जाती है। इट रिमेन्स फॉर, यानी कि जो G0 फेज है वो डेज तक होता है, ठीक है, वीक्स भी हो सकता है, और सम केसेस के अंदर फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। यानी कि जो G0 फेज है वो कुछ केसेस के अंदर कुछ दिनों का होता है, यानी कि कुछ दिनों तक वो सेल G0 फेज में रहता है, उसके बाद आ जाता है। कुछ केसेस के अंदर वीक्स तक रहता है, और कुछ केसेस के अंदर वो लाइफ टाइम जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो उसी G0 फेज में रहता है। बिकॉज ऊपर देखें तो आपके पास दो एरोज होंगे यहाँ पे, यानी कि ये जा भी सकता है और ये वापस भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। समटाइम्स ये डेज का होता है, समटाइम्स ये वीक का होता है। यू कैन से इट्स अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ, यानी कि कुछ लोग एक दिन का लेते हैं, कुछ लोग 2 दिन का लेते हैं, कुछ लोग हफ्ते का, कुछ महीने का, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए ब्रेक लेते हैं, काम ही नहीं करना, हम चिल करेंगे, ठीक है। तो वो जो ब्रेक है वो G0 फेज है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, मोस्टली एनिमल्स के अंदर जो फंक्शनल सेल्स हैं वो आपके पास G0 फेज के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जो आपके खून के सेल्स होते हैं, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, वो एक्चुअली G0 फेज के अंदर ही होते हैं और वो लाइफ टाइम रहते हैं। मतलब एक नॉर्मल आरबीसी की जो नॉर्मल एज है वो होती है 120 डेज, 3 महीने, 120 दिन, यानी कि वो 120 दिन G0 फेज में रहता है, उसके बाद मर जाता है, उसकी मर्जी। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि लाजमी नहीं है कि हर सेल डिवाइड होने के बाद अगेन साइकिल के अंदर आए। कुछ सेल डिवाइड होते हैं और G0 फेज में जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि G0 में जाने के बाद उसका कोई काम नहीं रहता, काम होता है, आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम, लेकिन ये कि वो सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है, ये बात आपने याद करनी है। तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई नो, और क्लोज होने वाला है, ठीक है। और नाउ वी हैव एस फेज। एस फेज क्या है, एस फेज इज द सिंथेसिस फेज। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी, रेप्लिका बनाया जाता है। रेप्लिका मीन्स कॉपी, रेप्लिकेशन, रेप्लिका इट मीन्स कॉपी। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड, यानी कि जब डीएनए की कॉपी बनेगी और क्रोमेटिन बना है डीएनए से तो डेफिनेटली क्रोमेटिन की भी कॉपी बन जाएगी, और क्रोमेटिन की कॉपी बनने को डुप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव G2 फेज।
ठीक है, जिसके बाद आपके पास प्रॉपर माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। G2 मीन्स गैप 2 फेज, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन उससे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज। नाउ जिस तरह से अगर आप 11वीं में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के अंदर अगर आप लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ें तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग प्री मेडिकल कर रहे हैं। नाउ दिस प्री इन प्री मेडिकल एंड प्री इन प्री मायोटिक, इट मीन्स बिफोर। प्री मेडिकल मीन्स मेडिकल यानी कि डॉक्टर वाली स्टडी से पहले वाली स्टडी प्री मेडिकल। इसी तरह से प्री माइटोटिक यानी कि माइटोसिस से पहले वाला फेज प्री माइटोसिस फेज। अच्छा, द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स यानी कि ये चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग G2 फेज, और वो क्या है, सेल ग्रोज इन साइज, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आर रेप्लिकेटेड। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो आपके पास डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हुई, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनल्स हैं वो कॉपी हो जाते हैं, मतलब कि उसकी भी कॉपी हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी डबल्ड ताकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। G2 फेज के अंदर सेल ऑर्गेनल कॉपी होते हैं या फिर उसकी जो है वो रेप्लिकेशन होती है इन नंबर एज वेल एज एंजाइम रिक्वायर फॉर सेल डिवीजन आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। यानी कि एज आई हैव सेड दैट कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने की, लेकिन वो खुद नहीं बनाता, वो क्या करता है, वो एंजाइम्स बना देता है, और वो एंजाइम्स जाकर वो सेल के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या फिर वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो एंजाइम्स करते हैं। सही है, यानी कि जीनोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शन एंड हाउ डज इट परफॉर्म्स बाय मेकिंग एंजाइम्स एंड एंजाइम्स गोज एंड परफॉर्म दिस फंक्शन। तो इस तरह से G2 फेज के अंदर भी क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान जितने भी एंजाइम्स चाहिए होंगे, क्योंकि सेल डिवीजन भी एक प्रोसेस है सेल साइकिल का, उसके अंदर भी एंजाइम चाहिए, तो वो भी G2 फेज के अंदर बनेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। इस लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई एम सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एट द सेम टाइम आई नो आपने एंजॉय भी किया होगा, और थैंक यू सो मच अगेन। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइटोसिस। And thank you so much for watching, and as always, stay happy and healthy.